हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग करते हैं? अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो इसके अलावा यदि आप लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर, ठीक है, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट के जरिए देख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें टोटल क्वेश्चन आपको 40 देखने को मिलेगा, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए 31 है कि भारत में आधुनिक लौह इस्पात उद्योग के विकास क्रम में प्रथम कदम के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन यानी बंगाल आयरन वर्क्स की स्थापना। भारत में आधुनिक लौह इस्पात उद्योग के विकास क्रम में प्रथम कदम के रूप में 1874 में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में बंगाल आयरन वर्क्स की स्थापना जो है माना जाता है। बाद में बंगाल सरकार ने बंगाल आयरन वर्क्स का अधिग्रहण कर उसका नाम जो है बराकर आयरन वर्क्स कर दिया। टिस्को की स्थापना 1907 में किया गया। यह भारत का वास्तविक रूप में प्रथम लौह इस्पात कारखाना है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लौह इस्पात कारखाना को अधिक प्राथमिकता दिया गया था। नेक्स्ट फिर है कि धौलागिरी पर्वत चोटी से संबंधित जो है तथ्य का चयन करें। तो 32 का होगा आपको ए ऑप्शन यानी 1, 3 और 5। ठीक है, तो देखिए धौलागिरा पर्वत चोटी नेपाल हिमालय यानी काली एवं तीस्ता नदी के मध्य के हिमालय में स्थित है। धौलागिरा पर्वत चोटी जो है बृहद हिमालय में स्थित है और धौलागिरा पर्वत चोटी की ऊंचाई लगभग जो है 8172 मीटर है। ठीक, नेक्स्ट फिर है कि सेनकोटा गैप किन दो नगरों को जोड़ता है। तो 33 का होगा ई ऑप्शन। तो देखिए सेनकोटा गैप तमिलनाडु के मदुरई शहर तथा केरल के तिरुवनंतपुरम को जोड़ता है। ठीक है, थाल घाट दर्रा मुंबई एवं नासिक को जोड़ता है। थाल घाट दर्रा मुंबई एवं नासिक को, भोर घाट दर्रा मुंबई एवं पुणे को, पाल घाट दर्रा तमिलनाडु के कोयम्बटूर एवं केरल के पलक्कड़ को जोड़ता है। नेक्स्ट पंबन द्वीप कहाँ है। तो देखिए सी ऑप्शन मन्नार की खाड़ी। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पंबन द्वीप राम सेतु अथवा जो आदम ब्रिज का ही भाग है। पंबन द्वीप भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। पंबन द्वीप ही जो है रामेश्वरम स्थित है। न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। नेक्स्ट 35 है कि चंद्रा एवं भागा नामक दो नदियों से मिलकर बनी नदी जो है कौन जो है नदी है। तो 35 का होगा बी ऑप्शन चिनाब। तो चंद्रा एवं भागा नामक दो नदियों से मिलकर बनी नदी चिनाब नदी है। चंद्रा एवं भागा का उद्गम क्षेत्र हिमालय प्रदेश हिमाचल की जो है हिमाच्छादित चोटियाँ हैं। ठीक है, झेलम एवं रावी नदियाँ चिनाब नदी की सहायक नदियाँ हैं। चिनाब नदी सतलुज नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट राजस्थान का कोटा शहर जो है किस नदी के तट पर बसा है। 36 का ए ऑप्शन चंबल। तो राजस्थान का कोटा शहर चंबल नदी के तट पर बसा है। मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर भी चंबल नदी के तट पर बसा है। ठीक है, मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के तट पर बसा है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर शहर गोमती नदी के किनारे बसे हैं। नेक्स्ट 37 नंबर है कि चांदी के लिए प्रसिद्ध जावर क्षेत्र किस राज्य में है। तो 37 का सी राजस्थान। चांदी के लिए प्रसिद्ध जावर क्षेत्र राजस्थान में स्थित है। जावर राजस्थान के उदयपुर जिला में स्थित एक कस्बा है। भारत में चांदी के लिए प्रसिद्ध अन्य स्थान कर्नाटक में चित्रदुर्ग एवं बेल्लारी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश में कुडप्पा, गुंटूर एवं कुर्नूल क्षेत्र तथा उत्तराखंड का जो है अल्मोड़ा क्षेत्र है। नेक्स्ट है भारत की स्थल सीमा कितने देशों से लगती है। बी ऑप्शन 7। भारत की स्थल सीमा 7 देशों से लगती है। भारत की स्थल सीमा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एवं म्यांमार के साथ लगती है। अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर के साथ लगती है। यह सीमा मात्र 106 किलोमीटर की सीमा है। यह सीमा डुरंड रेखा से संबंध है। नेक्स्ट
फिर है कि म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती हैं, तो सी ऑप्शन। तो म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है। म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले भारत के 4 राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। नेक्स्ट है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो देखिए यहाँ पे और उसके बाद है कि भारत एवं म्यांमार के बीच स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितना है, 1643। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। फिर है कि गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में वर्ष 1913 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार जो है सोहन सिंह भाकना है। गदर पार्टी के अन्य संस्थापक नेता थे लाला हरदयाल लाल ठाकुर दास, पंडित काशीराम केसर सिंह और सोहन सिंह भाकना। गदर पार्टी द्वारा गदर नाम का समाचार पत्र भी निकाला जाता है। गदर पत्र सबसे पहले उर्दू भाषा में प्रकाशित की गई गदर पत्र बाद में गुरुमुखी लिपि, पंजाबी भाषा, हिंदी, गुजराती, पश्तो तथा अंग्रेजी भाषा में भी निकाली गई थी। नेक्स्ट फिर 1924 में बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था, तो 41 का ए ऑप्शन, मंदिर में भ्रष्टाचार। 1924 में बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन मंदिर में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। 1924 ईस्वी का बंगाल तारकेश्वर आंदोलन मंदिर के जो है भ्रष्टाचार के विरुद्ध चला आंदोलन था। बंगाल के तारकेश्वर स्थान पर स्थित मंदिर के महंत के भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक सत्याग्रह आंदोलन तीर्थयात्रियों ने शुरू किया था। तारकेश्वर आंदोलन के प्रमुख जो नेता है स्वामी सच्चिदानंद थे। 42 नंबर है व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है, सी ऑप्शन, विवेकानंद। तो व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक स्वामी विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए ईंधन की खोज शुरू की। विवेकानंद स्वामी राम कृष्ण परमहंस से मिलकर उनके शिष्य होकर नव वेदांत के महान आत्मघाती बने हैं। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय दर्शन को जो पश्चिमी विश्व के सामने लाकर जो है उसमें जीवन दर्शन सिखाया। नेक्स्ट शारदा एक्ट संबंधित था, तो ए ऑप्शन, बाल विवाह प्रतिबंध। ठीक है, प्रतिबंध से शारदा एक्ट बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित है। बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 को शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस अधिनियम में प्रायोजक हरविलास शारदा थे। यह अधिनियम सितंबर 1929 को पारित हुआ। यह एक्ट 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष एवं लड़कों की शादी के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निश्चित किया गया। फिर है कि कौन सा जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है, ए ऑप्शन, अल हिलाल। अल हिलाल जो है जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है। अल हिलाल उर्दू भाषा का एक समाचार पत्र था जिसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने निकालना प्रारंभ किया था। अल हिलाल समाचार पत्र अबुल कलाम आज़ाद द्वारा 1912 ईस्वी से शुरू किया गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 45। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी, ए ऑप्शन, 1884। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी। मद्रास महाजन सभा मद्रास प्रेसिडेंसी में राष्ट्रवाद के विकास के उद्देश्य से स्थापित संस्था थी। मद्रास महाजन सभा अन्य संस्थाओं के साथ समन्वय रखते हुए राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण कार्य किया था। ठीक है, और मद्रास महाजन सभा की प्रथम बैठक 29 दिसंबर 1884 से 2 जनवरी 1885 तक चली थी। 46 है कि किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु जेल में भूख हड़ताल के कारण हुई थी, 46 का सी, जतिन दास। तो स्वतंत्रता सेनानी जतिन दास की मृत्यु जेल में भूख हड़ताल के कारण हुई थी। उसके बाद है यतीन्द्र नाथ दास अथवा जतीन्द्र नाथ दास अथवा जतिन दास एक महान स्वतंत्रता सेनानी, एक क्रांतिकारी थे। जतिन दास हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के सदस्य थे। जतिन दास ने लाहौर सेंट्रल जेल में 63 दिन की भूख हड़ताल करके अपने प्राण जो है त्याग दिए। उसके बाद देखिए कि जतिन दास का जन्म 27 अक्टूबर 1904 ईस्वी के कलकत्ता में हुआ था। जतिन दास की मृत्यु लाहौर सेंट्रल जेल में 13 सितंबर 1929 को हो गई। जतिन दास को 1929 के लाहौर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार करके लाहौर सेंट्रल जेल में
जो है डाला गया और यहाँ 63 दिन के भूख हड़ताल के कारण जतिन दास की मृत्यु हो गई। फिर है कि 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जिम्मे कौन सा विभाग था? तो प्रसाद है, तो यहाँ पे क्या होगा? खाद और कृषि। तो देखिए 47 का सी ऑप्शन। तो अंतरिम सरकार मंत्रिमंडल 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जिम्मे खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था। अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 के अध्यक्ष वायसराय था। ठीक है, इस मंत्रिमंडल का उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। 1946 की इस अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू परिषद के उपाध्यक्ष के साथ विदेश मामले एवं राष्ट्र संघ संबंध विषय के मंत्री थे। स्वतंत्र भारत का पहला जो है मंत्रिमंडल 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू के प्रधान मंत्रित्व में गठित हुआ। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री बनाए गए। 1946-1947 में गठित दोनों मंत्रिमंडल में बाबू जगजीवन राम श्रम विभाग के मंत्री रहे। नेक्स्ट 49 नंबर है कि राज्य भारत समस्त जो है राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। उपयुक्त बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 48 का हो जाएगा आपको सी ऑप्शन, अनुच्छेद 44। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की जो है उपेक्षा की गई है। अनुच्छेद 44 से भारतीय संविधान, देखिए राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 44 के भारतीय संविधान राज्य के यह उपेक्षा करता है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 42 में काम की न्यायसंगत तथा मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 43 जो है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का उपबंध किया गया। अनुच्छेद 43A में उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेने से संबंधित उपबंध 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। और अनुच्छेद 43B में सहकारी समितियों की अभिवृद्धि से संबंधित उपबंध है। नेक्स्ट देखिए 49 फिर कि विधान परिषद से संबंधित सही तथ्य की पहचान करें। कुल सदस्य संख्या जो है संबंधित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के साथ तिहाई से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, तो 49 का देखिए कि विधान परिषद से संबंधित सही तथ्य की पहचान करें। 49 का होगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो संविधान का अनुच्छेद जो है 171 विधान परिषद की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 171 के खंड 1 में उपबंध है कि विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में जो है 40 से कम नहीं होगी। 50 नंबर। फिर कहता है अर्थशास्त्र में जो है वे ब्रिज वक्र क्या दर्शाता है? 50 का ए ऑप्शन। तो बेरोजगारी के स्तर तथा रोजगार उपलब्धता के स्तर के बीच संबंध। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर 51 है कि ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन में कर सकता है। बी काम प्रारंभ करता है और 5 दिन बाद ए भी काम में जुड़ जाता है। ठीक है, तो ए और बी, ए करता है 10 दिन में 15 दिन, इसका ये हो जाएगा एलसीएम 30, 10 या 30, 15 दूनी 30। तो कहता है बी काम प्रारंभ करता है और 5 दिन बाद ए काम में जुड़ जाता है। तो 5 दिन तक जो है बी काम किया है, तो कितना काम हो गया है? तो 10 काम हो गया, बचा कितना? 30 में से 10 गया 20, और ये काम दोनों मिलकर करेगा तो 3 2 5 5 चौका 20, यानी इसका मतलब है कि ए किया है 4 दिन काम। ठीक है, ए किया है 4 दिन। यदि 60 रुपये कमाते हैं तो उनका व्यक्तिगत हिस्सा, यदि वे 60 रुपया कमाते हैं तो उनका व्यक्तिगत हिस्सा क्या होगा? तो देखिए यदि ये 60 रुपया कमाते हैं तो यहाँ पे 5 का रेशियो कितना है? 5 का है 60, तो एक का कितना होगा? 12, एक का होगा 12। ठीक है, एक का होगा 12। अब देखिए ए करता है 4 दिन, तो 12 चौक कितना होगा? 48। ए यदि 4 दिन काम करता है तो ए यदि तो कुल जो काम है यहाँ पे 30 है। ठीक है,
तो यहाँ पे यदि देखा जाए, ठीक है, यहाँ पे यदि देखा जाए तो ए द्वारा 4 दिन में किया गया काम, ए द्वारा 4 दिन में किया गया काम होगा 12, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 12 चौक 48। तो ए का जो हिस्सा होगा ये होगा 60 गुने, ठीक है, ए का जो हिस्सा होगा ये होगा 60 गुने, ठीक है, 60 गुने 12, यहाँ पे 12 है, 60 गुने 12 बट्टा में 30 हो जाएगा, ठीक है, 60 गुने 12 बट्टा में 30 हो जाएगा। तो 30 दूनी कितना होगा 60, तो 12 दूनी 24, ठीक है, 12 दूनी कितना होगा 24। और यहाँ पे यदि देखें बी का हिस्सा कितना होगा, तो बी का जो हिस्सा हो जाएगा ये हो जाएगा आपको 60 गुने 18 बट्टा 30, 18 बट्टा 30, 30 दूनी 60, 18 दूनी 36, ठीक है, 36 होगा। देखिए चूँकि ए जो है 4 दिन में काम करता है, तो कुल ए द्वारा 4 दिन में किया गया काम कितना होगा, 4 गुने 3 12, ठीक है, कितना होगा 12 काम, ठीक है। और बी इसी प्रकार जो है 9 दिन करता है, 4 दिन ये और 5 दिन ये, तो कितना 9 दिन हो गया। तो 9 दिन में कितना काम, तो 9 गुने 2 यानी 18 काम, 9 × 2 कितना होगा 18, इसका एफिशिएंसी 2 है, तो ये बी जो है 18 काम करता है। तो इस तरह इसको बांट लेंगे, तो ये होगा 60 गुने 12 बट्टा 30 यानी 24 और 36, इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता सौम्य तनु के एकमात्र भाई की माँ है, प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है, सौम्य प्रीतम की क्या है। तो यहाँ पे देखिए सौम्य तनु के एकमात्र भाई की माँ है, सौम्य जो है तनु के एकमात्र भाई की माँ है। तो तनु के एकमात्र भाई की माँ जो है कौन है, सौम्य है, ठीक। प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है, प्रीतम जो है ये तनु के पिता, ठीक है, तनु के पिता, प्रीतम जो है तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है, ठीक है, ये जो है प्रीतम, ठीक है, प्रीतम जो है ये तनु के पिता, ठीक है, प्रीतम जो है तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए पुत्र है सौम्य, प्रीतम की क्या है, तो सौम्य जो है प्रीतम की क्या है, सौम्य, तो सौम्य जो है प्रीतम की क्या है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपको सौम्य जो है प्रीतम की क्या है, सौम्य तनु के एकमात्र भाई की माँ है, ठीक है, तो ये मदर है सौम्य। फिर कहता है प्रीतम तनु के पिता, प्रीतम जो है तनु के पिता, प्रीतम जो है ये तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। तो सौम्य जो है प्रीतम से किस प्रकार संबंधित है, तो ये तो माँ हो जाएगी, ठीक है, प्रीतम तो माँ हो जाएगी यानी बी ऑप्शन, ठीक है, तो क्या हो जाएगी बी ऑप्शन, ठीक है। तो प्रीतम जो है सौम्य जो है प्रीतम की माँ। नेक्स्ट फिर है कि 8% वर्ष की दर से 1 वर्ष 6 महीने के लिए इतना रुपया चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। जब ब्याज जो है अर्धवार्षिक है तो रेट आधा हो जाएगा, 4%, टाइम जो हो जाएगा आपको दोगुना हो जाएगा, 1 व 6 ऐसे है, इसको दोगुना कर देंगे, 6 दूनी 12, 2 एकान 2 यानी 3/2, 2 से 2 कट के 3 वर्ष हो जाएगा। तो टाइम हो गया आपको 3 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पे आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष है, तो 25 चौका 100, 4% का मतलब क्या हुआ 4/100 यानी 25 से 26 हो जाएगा, ठीक है, 25 से 26 हो जाएगा। या नहीं तो आप ऐसे कर लें, तो यहाँ पे निकल जाएगा CI कैसे निकलेगा, तो P तो 15,625 P × 1 + R/100 के पावर T - 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 15,625, ये होगा 26/25 का पावर 3 - 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1951 यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य के 64% के बराबर है, ठीक है। यदि अंकित मूल्य आप 100 मान लेते हैं तो क्रय मूल्य होगा 64, ठीक है। और 4% की छूट देने के बाद कितना है 4%, तो विक्रय मूल्य क्या होगा
4% छोड़ देगा यानी 96। ठीक है, तो लाभ कितना का हो रहा है, लाभ हो रहा है 96 माइनस का 64 यानी 32 का। तो लाभ प्रतिशत होगा 32 गुने 100 बटा में क्रय मूल्य यानी 64 यानी 50%, सी ऑप्शन। फिर है देखिए मंदिर आराधना। तो मंदिर आराधना, तो जिस प्रकार मंदिर में आराधना किया जाता है ठीक उसी प्रकार न्यायालय में न्याय के लिए तर्क किया जाता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, न्यायालय के लिए तर्क। फिर है कि राम के पिता की आयु उसकी आयु के 3 गुनी है। ठीक है, राम के पिता की आयु, फादर की आयु उसके 3 गुनी है। ठीक है, 9 वर्ष पहले राम के पिता की आयु उसकी आयु की 6 गुनी। ठीक है, उसकी आयु की 6 गुनी। तो वर्तमान में, तो यहाँ पे देखिए 6 में से 3 गया, 3 अंतर समान नहीं है, 3 में से गया तो 2, इसको 2 से गुना करेंगे, 6 दूनी 12, 1 दूनी 2, इसमें 5 का अंतर है तो 15 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों में अंतर कितना का, 3 का है, यानी 3 यूनिट का मान 9 है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 3, 1 यूनिट का मान जो हो जाएगा 3 होगा। तो कहता है हमको कहता है कि राम की वर्तमान उम्र क्या है। तो राम की जो वर्तमान उम्र हो जाएगा, आपको राम की वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 है तो 5 को 3 से गुना कीजिए, 5 यूनिट का मान 15 होगा, 15 यदि होगा तो बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहता है यदि ए बी सी की औसत आयु 22 है और बी और सी की औसत आयु, तो ए बी प्लस सी ये हो जाएगा कितना 22 गुने 3, 22 गुने 3 यानी 66। ठीक है, बी और सी का है 25, तो 25 तो नहीं कितना होगा 50, तो यहाँ से आपको निकल जाए। तो कहता है 9 वर्ष बाद ए की आयु कितना होगा, 9 वर्ष बाद ए की आयु, तो यहाँ से बी सी कैंसिल, ए का आयु जो हो जाएगा ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 50, 6 में से 5 किया 1 यानी 16। अब देखिए कहता है 9 वर्ष बाद, तो 9 वर्ष बाद 25 प्लस 9 कितना होगा 25 वर्ष, सी ऑप्शन। 16 प्लस 9 कितना होगा 25 हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर कहता है कि 58 है, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के कुछ सिक्कों का मूल्य दे दिया गया इतना है, और उनकी संख्या का अनुपात दे दिया गया है। 1 रुपये के 3 सिक्के हैं तो 3 रुपया हो गया, 50 पैसे के 4 सिक्के हैं। ठीक है, 50 पैसे के 4 तो 2 रुपया हो गया, और 25 पैसे के 5 सिक्के हैं, तो ये हो गया आपको कितना 5/4। ठीक है, ये कितना है 93.75 यानी ये हो गया 325 प्लस 1.25, ये बराबर है 93.75 के। ठीक है, तो ये जो बराबर हो जाएगा आपको 93.75। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, 1 यूनिट का मान होगा 93.75 बाई 6.25 यानी ये कितना होगा 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 होगा। तो हमको कहता है कि 1 रुपये के 3 है, तो 15 तिया कितना हो जाएगा 45, 4 का मान तो 15 चौका 60, 45 60 और 15 पच्चे 75, तो 45 60 75 यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गति ऊर्जा क्या होगी, 59 नंबर देखिए, सी ऑप्शन यानी गोली से कम। यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली से कम होगी। ठीक है, क्या होगी, गोली से कम हो जाएगी। किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। द्रव्यमान आधी करने पर गतिज ऊर्जा आधी हो जाती है। ठीक है, किसी वस्तु का वेग दुगुना करने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। नेक्स्ट फिर है कि 2 कार्बन परमाणुओं के बीच दोहरे बंधन वाले और संतृप्त हाइड्रोकार्बन अल्किन्स का एक सामान्य सूत्र होता है 60 का सी ऑप्शन, CnH2n। ठीक है, तो एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, बेंजीन का C6H6, एसिटिलीन का C2H2, एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n होता है। नेक्स्ट 61 है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की SI इकाई क्या है, तो 61 का सी ऑप्शन। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का SI इकाई है न्यूटन मीटर स्क्वायर kg/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और स्मॉल g का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 62 है कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पानी को कीटाणु रहित और रसायनों के ऑक्सीकरण के लिए किया जाता है, डी ऑप्शन।
ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग ब्रेड बनाने के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl होता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जो है पानी को कीटाणु रहित करने के लिए, रसायनों के ऑक्सीकरण में, कपास की ब्लीचिंग में, ड्राई क्लीनिंग में, ठीक है, और अपशिष्ट उपचार में। नेक्स्ट 63 कहता ऑक्सी श्वसन खाली स्थान की उपस्थिति से होती है, ई ऑप्शन। तो देखिए ऑक्सी श्वसन के लिए ऑक्सीजन O2 की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। ऑक्सी एवं अनऑक्सी दोनों प्रकार के श्वसन में ग्लूकोज के अणु जो है पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। ATP को ऊर्जा करेंसी कहा जाता है, ठीक है। ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज और ऑक्सीकरण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल एवं ऊर्जा ATP के रूप में उत्पन्न होता है। 64 है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है, ए ऑप्शन pH पैमाना। तो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने के लिए जो है pH पैमाना है। ध्वनि की तीव्रता ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है, ठीक है। और किसी विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रता मापने का पैमाना है, ठीक है। pH का मान यदि 7 से कम है तो अम्लीय होगा, pH का मान 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा, pH का मान 7 है तो उदासीन होगा। pH बराबर होता है -log H+ आयन। 65 नंबर देखिए कहता निम्नलिखित में से विटामिन में कौन से विटामिन में जो है यीस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ए ऑप्शन विटामिन बी। तो विटामिन बी में यीस्ट प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यीस्ट द्वारा शर्करा के विलयन का जो किण्वीकरण किया जाता है, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, यीस्ट जो है यीस्ट जैसे सेकेरोमाइसीज सेरीवीज डबल रोटी बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट फिर है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्यरात्रि का सूर्य देखा जा सकता है, सी ऑप्शन आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र में जो है मध्यरात्रि सूर्य आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र में देखा जाता है। ध्रुवीय प्रदेश में लंबी अवधि के दिन और रात होती है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 110 गुना बड़ा है, ठीक। अब देखिए कि सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। पृथ्वी की परिक्रमा गति के कारण सूर्य के उदय और अस्त होते हैं। डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन को कहते हैं, उगते सूर्य का देश जापान को कहते हैं, मध्यरात्रि का देश नॉर्वे को कहते हैं। मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। 67 क्वेश्चन नंबर 67 की यदि बात करें तो कहता है कि ICC T20 महिला विश्व कप 2023 में आयोजित हुआ तथा इस प्रतियोगिता का विजेता देश रहा है। तो इसका राइट ICC T20 महिला विश्व कप 2023 दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता का विजेता ऑस्ट्रेलिया देश रहा है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया यानी बी ऑप्शन। तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका में हुआ है और ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा है। ICC महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी जो है न्यूजीलैंड देश ने की है। इस प्रतियोगिता को ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। नेक्स्ट 68 नंबर है, हाल ही में 10 अगस्त 2023 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम के तहत कौन सा मिशन चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया। 68 का बी लूना 25, ठीक है। तो लूना 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69 है कि हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 जो है किसे सम्मानित किया गया। 69 का ए ऑप्शन एलेसेंड्रा कोरफ को, ठीक है। तो गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार 2023 जो है एलेसेंड्रा कोरफ को यानी ब्राज़ील के रहने वाले को सम्मानित किया गया है, ठीक है। हरि बाल कृष्णन को मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है और सलमान रुश्दी को जर्मन पीस पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। और जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा आलिया मीर को वन्यजीव संरक्षण के लिए 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट 70 नंबर है कि 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। तो 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अल्लू अर्जुन को दिया गया है, ए ऑप्शन, ठीक है। इस पुरस्कार ने इन्हें फिल्म पुष्पा द राइज के लिए दिया गया है। ठीक है। इस पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए दिया गया है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।